गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी लास्ट यूनिट है। ठीक है, आज की क्लास के बाद कल की क्लास हमारी इस पेपर का आखिरी क्लास होगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं स्पेशल चाइल्ड की। ठीक है, देखिए स्पेशल चाइल्ड कौन होता है? तो जो सामान्य से अलग हो। ठीक है, जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है। ठीक है, स्पेशल है। अब चाहे वो क्या नाम है, सामान्य आईक्यू, कल मैंने आईक्यू के बारे में बताया था, तो सामान्य आईक्यू कितना होता है? 90 से 110 होता है। अब 90 से 110 यानी कि 110 से ऊपर के बालक और 90 से नीचे के बालक, ये दोनों के दोनों विशिष्ट बालक में आएंगे। चाहे यहाँ प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो, यहाँ पे जड़ बुद्धि हो या फिर मंदबुद्धि बालक हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे है। अलग अलग टाइप है बिल्कुल सब। देखिए, अगर हम बौद्धिक दृष्टि से देखें तो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और सृजनात्मक बालक, और इसमें जो है जड़ बुद्धि बालक और मूर्ख बुद्धि बालक भी आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो ये चुनौती, इनकी विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालक की, और यही पूछी जाती हैं कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या हैं। देखो, चुनौतियां पसंद करते हैं ये लोग। ठीक है, इनका IQ 120 से 140 होता है। कठिन विषय को पढ़ने में रुचि रखते हैं। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है इनमें। ये इनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है। ये बेसिकली क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और ये बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए मंदबुद्धि बालक की बात करें तो इनका IQ बेसिकली 70 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, और 70 से कम का होता है वो कैसे होते हैं? जड़ बुद्धि बालक, उनको सिखाया ही नहीं जा सकता है ना वो चीज़। इनकी क्या होती है? सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन ये सीखते ज़रूर हैं। ठीक, आत्मविश्वास, इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी होती है इनमें। भयग्रस्त, ऑलवेज डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। अंधानुकरण की प्रवृत्ति, मतलब अंध भक्ति होती है ना, कि उसने कह दिया तो मतलब हमने मान लिया, है ना, ऐसे ही ये लोग होते हैं। टीचर ने कह दिया या अनुकरण कर दिया, मतलब अनुकरण का मतलब होता है कि कोई चीज़ देख के सीखी जाती है ना, तो टीचर भले गलत कर रहा है या सही कर रहा है उसको नहीं पता होता, वो अंधाधुन टीचर को कॉपी करता है। ये होता है अनुकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए सृजनात्मक बालक की बात करें तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनका IQ 140 के प्लस में जाता है। ठीक है, ये मोर क्रिएटिव होते हैं 140 के प्लस में। ये क्या होते हैं? नवीन चिंतन की योग्यता होती है। ये कुछ नया, ये देखो, ये प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं ना, मतलब एक तरीके से कह सकें किताबी कीड़ा होते हैं ये तरीके के बच्चे। ठीक है, लेकिन ये तरीके के बच्चे किताबी कीड़ा नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी ये किताबों तक सीमित रहते हैं, लेकिन ये लोग ना कुछ नया सीखने की मतलब कोशिश करते हैं। नया अपने मौलिक कार्य होते हैं, है ना, मौलिकता होती है इनके कार्यों में। रचनात्मक कार्य करते हैं, है ना। आत्म प्रकाशन, ऐसे कार्य करते हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं। जैसे कोई थ्योरी है, वो थ्योरी जो भी कहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मौलिक निर्माण, इनका जो भी निर्माण होता है वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, कॉपी नहीं होता। ठीक, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो सृजनात्मकता की है, वो इनका जो है सृजनात्मकता की जो चीज़ें हैं वो इनकी जन्मजात नहीं होती, जबकि ये लोग इस वातावरण से अर्जित करते हैं। लेकिन सच कहें तो मेरा ओपिनियन है इनकी जन्मजात ही होती होगी, वरना कोई मतलब भगवान की शक्ति थी या तभी इतना कर लेते हैं। लेकिन खैर, जोक सपाट, ये लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, एक तो बौद्धिक दृष्टि से हो गया। अब हम शैक्षिक दृष्टि से बात करें तो शैक्षिक दृष्टि से एक तीव्र होते हैं और एक पिछड़े होते हैं। तीव्र क्या होता है? सही समय पर सही संसाधन का प्रयोग करके अपने जो उद्देश्यों को है वो टाइम पे हम प्राप्त कर लेते हैं। तीव्र बालक जो होते हैं शैक्षिक दृष्टि से। लेकिन पिछड़े बालक क्या होते हैं? वो मानसिक अस्वस्थ होते हैं, सीखने में निराशा हो रहती है, समाज विरोधी होते हैं और कार्य में निपुण होते हैं। कार्य में निपुण होते हैं, इसमें डाउट है।
अरे हाँ, डाउट से याद आया, कल मैंने देखा जब एडिटिंग कर रहे थे तो मैंने शायद वो नहीं बताया था, एक पॉइंट रह गया था जो स्टार्टिंग में था, क्या था वो, शोधन नहीं बताया था, है ना। देखो शोधन क्या है, सब्लिमेशन ही है, ठीक है। और सब्लिमेशन जो एग्जाम्पल था वो हमने कालिदास का बोले या फिर तुलसीदास का बोले, तो जो है इनकी पत्नी का एग्जाम्पल देके हमने बताया था ना, तो वही शोधन और मतलब सब्लिमेशन जो है वही था, ठीक है। मैं भूल गया था, मतलब भूल गया पता नहीं कैसे छूट गया, ठीक है। चलिए, हाँ कहाँ थे हम, हाँ पिछड़े वालों की भी बात कर रहे थे हम। तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ठीक है, और सीखने में निराशा, मतलब ये लोग ये पॉजिटिव अप्रोच के नहीं होते हैं, ये निराशावादी होते हैं। ये लोग कहते हैं पता नहीं यार ये काम कर तो दिया, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, है ना। समाज विरोधी होते हैं, कार्य में निपुणता होती है, इस चीज़ में थोड़ा डाउट है कि कार्य में कैसे निपुण हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए, संवेगात्मक दृष्टि से देखिए, एक तो कुसमायोजित होते हैं और समस्यात्मक बालक होते हैं। जो बच्चे उद्देश्य से भटक जाते हैं वो कैसे होते हैं, कुसमायोजित, पूरी बात बताई थी हमने पहले भी। अब संवेगात्मक बालक की बात करें तो कैसे होते हैं, आक्रामक होते हैं, उच्च संवेग होते हैं और भावुक होते हैं, ठीक है। ये इनके टाइप्स हैं। चलिए, अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो कौन कौन से होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, अंधे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, दृष्टि दोष होता है ना, और वाणी दोष होता है और श्रवण दोष होता है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखो जो बहरे लोग होते हैं ना, बहरे, उनके लिए ओष्ठ लिपि का यूज़ किया जाता है, और जो गूंगे होते हैं ना उनके लिए सांकेतिक लिपि का प्रयोग किया जाता है, और जो अंधे होते हैं उन्हें ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। ब्रेल लिपि बेसिकली लुइस ब्रेल ने दिया था, अपने नाम से उन्होंने जो है ये कर दिया था, और ये जो है 6 बिंदुओं पे आधारित है। लुइस ब्रेल की जो लिपि है वो 6 बिंदुओं पे आधारित है। इस तरीके से जो है 6 बिंदुआ बने होते हैं, इसी से वो सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। लुइस ब्रेल जो होते हैं वो बचपन में अंधे नहीं होते हैं, लेकिन बाद में एक एक्सीडेंट से अंधे हो जाते हैं, फिर उन्होंने वो चीज़ समझी और एक नई चीज़ निकाली। दिव्यांग की बात करें तो विकलांगता बहुत प्रकार की होती है, ना कि इतने ही प्रकार की नहीं होती, लेकिन अलग अलग प्रकार की भी होती है, ठीक है। देखो दिव्यांगता का एक अधिकार अधिनियम आया 2016 में, ठीक है। तो 2016 से पहले जब 95 में आया था ये, तब 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, ठीक है। दिव्यांगता का अधिकार अधिनियम जब पहले आया था 1995 में, तो ये 7 प्रकार की थी, लेकिन 2016 में इसे बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक। और इसको नाम भी दिव्यांग दिया गया, पहले विकलांग बोलते थे, लेकिन फिर बोला गया ये लोग दिव्यांग लोग हैं, ठीक है। इससे उनकी आहत नहीं होता था वो लोग कि हाँ यार मेरे में कोई कमी है, ठीक है। दृष्टि दोष, देखो अंधे तो पूर्ण रूप से अंधे हो गए तो उनके लिए तो ब्रेल लिपि हो जाती है। दृष्टि दोष मतलब थोड़ा बहुत देख लें, वाणी दोष थोड़ा बहुत बोल लें, या गूंगे बिल्कुल करके बोलते हैं ना, लेकिन ये लोग तो बोल लेते हैं लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हकलाना, तुतलाना, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, हकलाना, तुतलाना। श्रवण दोष जो कि सही से सुन नहीं पाते, मशीन आती है उनके लिए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो देखो इनके लिए तो लिपि हो सकती है, और ऐसी ही और भी दिव्यांगताएं हैं, है ना। तो क्या होता है ना कि इनके लिए उसी प्रकार के वातावरण टीचर दे, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जो है 2020 की पॉलिसी के अनुसार NEP 2020 के तहत ये कहा गया है, NEP 2020 क्या 2005 का NCF आया था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि जो है व्यक्तिगत शिक्षा देने की बात कही गई थी। मतलब जो है टीचर हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से फोकस्ड करे। अगर एक क्लास में दृष्टि दोष, वाणी दोष और श्रवण दोष जैसे बच्चे हैं तो उन तीनों को वो मतलब पर्सनली हैंडल करें, समझे, तीनों को क्या, जितने बालक हैं सबको पर्सनली हैंडल करें, ठीक है।
और उसी तरह का वो इन्वायरमेंट दें, है ना। वंचन के आधार पर, मतलब वंचित होते हैं जो बालक, तो सामाजिक में वंचित होते हैं, है ना। जैसे समाज में पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोअर कास्ट वालों को पढ़ने की सुविधा नहीं दी जाती थी, और बहुत से कारण होते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें। और दूसरा है आर्थिक रूप से, जो बेचारे आर्थिक रूप से ही कमज़ोर हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। लेकिन अब तो खैर आ गया है कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको उसमें देखने को मिलेंगे, क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा के यूनिट 3 और 4 में। समावेशी शिक्षा, अरे भाई, समावेशी शिक्षा, ठीक है। चलिए, इसलिए ये पूरा एक सिलेबस है और इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में खींचे पढ़ें, लेकिन वही है ना, अपने लोगों को क्या करना है, अपने को सिर्फ पॉइंट देखने हैं, ठीक है। अब सृजनात्मकता है, इसी को 4 जगह अलग अलग तरीके से अब इसको एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। रुचि की बात करें तो इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, और जो कि लैटिन भाषा के, ये याद रखना जो मैं बोलता हूँ ना कि ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये किस शब्द से बना है, तो ये किससे बना है, इंटरेस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना या लगाव होना, ठीक। ये इसके अर्थ बताए गए हैं। अब देखिए रुचि की विशेषता क्या हो सकती है। एक तो रुचियाँ परिवर्तनशील होती हैं, टाइम पे बदलती रहती हैं। व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ अंतःक्रिया का फलस्वरूप ये रुचियाँ जो हैं, ये व्यक्ति और वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया का परिणाम होता है उसी के फलस्वरूप विकसित होती हैं, ठीक है। कि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर उसको पसंद आ रहा है तो वो कर रहा है, ठीक है, तभी रुचि जागृत होती है। रुचि जो है सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है, ठीक है। रुचि के निर्धारण में प्रेरकों की भूमिका को इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। प्रेरक क्या, कोई भी मोटिव है, अगर मोटिव है, सही है, तो भाई रुचि जागेगी, है ना। रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास में होता है, ठीक है। वही है भाई कि जो है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए या फिर किसी फिल्म स्टार को फॉलो करने के लिए उसी की तरह व्यक्तित्व बना रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट आ गया फिल्म स्टार में, है ना, वो चीज़ें। यौन कारकों का प्रभाव होता है। देखो यौन कारक कैसे, लड़का है और लड़की है ना। लड़का अपने तरीके के काम करना सीख जाता है और उसी में रुचि रखता है, और लड़कियां अपने जो है अपने हिसाब से वही है ना कि मतलब अपने जेंडर के अनुसार, लड़का अपने जेंडर के अनुसार कार्य करता है, लड़की अपने जेंडर के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं, है ना। रुचियां 2 प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात होती है और एक अर्जित होती है, ठीक है। चलिए अब बात करें कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की विधियाँ, कौन कौन सी विधि हैं, ठीक है। अच्छा, जन्मजात और अर्जित एक बता दें, जैसे भूख है, ठीक है। अब भूख तो जन्मजात होती है ना। अब जन्मजात भूख तो है, लेकिन कोई नॉनवेज खाना पसंद करता है, कोई वेज खाना पसंद करता है ना, कोई नहीं करता है नॉनवेज खाना पसंद, तो वो रुचि किसकी होगी, वो जन्मजात रुचि होगी कि अगर फैमिली या एनवायरनमेंट में लोग खा रहे हैं तो वो नॉनवेज खा रहे हैं, नहीं तो पंडित के घर पे पैदा हुए तो नहीं खा रहे हैं ना, वो चीज़ें। अर्जित तो बहुत सारी होती हैं, छोड़ो, ये सब अर्जित ही हैं, ये है ना, कहाँ है एग्जाम मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर रुचि उसमें मतलब इंटरेस्ट आ ही रहा है तो समझ ही रहे होगे आप लोग, है ना। अब देखो कक्षा शिक्षण में रुचि को जागृत कैसे करें, है ना। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के मौके दिए जाएं, उद्देश्य को स्पष्ट करो तब रुचि आ जाएगी, कि अगर उद्देश्यहीन पढ़ाई बेकार होती है। शिक्षक का प्रभाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के व्यक्तित्व पे, बच्चे की अधिगम पे, बच्चे के हर एक चीज़ पे, नैतिकता पे भी, हर एक चीज़ पे शिक्षक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
रुचि का मापन समय समय पे करते रहना चाहिए और फिर उसी को जागृत करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करें। टीएलएम का यूज़ करें, अगर जितनी अच्छे से टीएलएम का यूज़ कर लेंगे उतनी अच्छे से आप बच्चे को सिखा पाएंगे और उसी अनुसार बच्चा जो है उस सब्जेक्ट में रुचि ले लेगा। अब वही है ना, हर टीचर आपका फेवरेट टीचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर कोई जो है अच्छे से शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पाता या टीएलएम का यूज़ नहीं कर पाता। उपयुक्त विधियों का प्रयोग करें, जो भी पढ़ा रहे हैं, कक्षा शिक्षण दे रहे हैं, उस टाइम पे उपयुक्त विधियों का प्रयोग करें जिससे उस सब्जेक्ट में जो है रुचि आए या उस सब्जेक्ट के प्रति जो भी उद्देश्य है उनकी प्राप्ति। विषय वस्तु की उपयोगिता। अब भाई क्यों पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी उसको होनी चाहिए कि भाई ऐसे ही पढ़ रहे हैं या फिर उसका कोई यूज़ भी है ना। अगर यूज़ होगा तो बच्चा जाहिर सी बात है पढ़ेगा। रुचि को कौन कौन प्रभावित करेगा? परिवार की आर्थिक दशा करेगी, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार करेगा, अवधान का केंद्रित ना होना, मतलब अटेंशन ना देना, है ना। अगर किसी चीज़ पे पर्टिकुलर अटेंशन नहीं दे रहे हो तो भी रुचि नहीं आएगी। कमज़ोर स्वास्थ्य एवं थकान, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कमज़ोर शरीर और थकान होगा तो रुचि इफेक्ट करेगी। विद्यालय का कठोर वातावरण में तो कभी सीखा ही नहीं जा सकता। ठीक। अब योग्यता क्या होती है? एप्टीट्यूड सबसे पहली चीज़, एप्टीट्यूड क्या होता है? एक जन्मजात प्रवृत्ति है। किसी कार्य को अच्छे नहीं बहुत अच्छे ढंग से करना एक स्किल होती है, जन्मजात स्किल। वो जो है अभियोग्यता कहलाती है। कैसे अभियोग्यता कहलाती है? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सचिन तेंदुलकर जी का ले लेते हैं। तो वो एक मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, खैर वो तो उन्होंने अर्जित भी किया है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई अर्जन के साथ साथ उनके अंदर जो अभियोग्यता थी जो खेलने की, वो कहीं ना कहीं सीखा है उन्होंने, मतलब सीखा भी है और योग्यता भी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सुटेबल नहीं बैठा, है ना। हाँ चलो, कोई भी मान लो जो है कोई कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, है ना। अगर मान लो घास काट रहा है और वो घास इतने प्रॉपर तरीके से काट रहा है, वो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, तो भाई वो कहीं ना कहीं उसकी अभियोग्यता है, एक तरीके का स्किल है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल का आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा कल। ठीक है, चलिए फिर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।